जैसे कहते हैं हर व्यक्ति का अपना एक आदत होता है, एक हैबिट है या करेक्टर है या करेक्टरिस्टिक है या सिग्निफिकेंट है। उसी तरीके से सिविल सर्विसेज में भी अपनी एक विशेषता है। आप पीसीएस के निबंध को देखेंगे और आईएएस की निबंध को देखेंगे तो दोनों में बहुत मतलब कोई जोड़ तोड़ ही नहीं है, कोई मेल ही नहीं है। मतलब एक अलग साइड का निबंध होता है, एक अलग दिशा का जाता है। तो अभी जो पेपर हुआ है नया नया सिविल सर्विसेज का मेन शुरू हो गया ना, 20 सितंबर ही से तो था। तो निबंध के जो पेपर में आप देखेंगे तो इसमें दो सेक्शन असल में पहले भी आते रहे, जब हम लोग भी के टाइम में भी 6-7 निबंध आते थे, तब एक निबंध लिखना होता था। सिविल सर्विसेज में बेसिकली सिविल सर्विसेज का जो मोटिव है ना, वह बहुत ही एक प्रकार से इंटेंसिव एनालिसिस वाला रहता है। पीसीएस और आईएएस का जो बेसिक हमने फर्क पाया, खासतौर से निबंध वगैरह में या मुख्य परीक्षा को लिखते समय भी प्रश्नों के उत्तर में, पीसीएस थोड़ा इंफॉर्मेटिव किस्म का क्वेश्चन पूछता है कि आपको इंफॉर्मेशन कितना गैदर किया है, आपने तथ्यों को, सूचनाओं को कितना आपने इकट्ठा किया है। प्रीलिम्स के पेपर के नेचर को भी देखेंगे तो कुछ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। और सिविल सर्विसेज क्या है, वो देखता है कि आप चीजों को अप्लाई कैसे करते हैं। आपका फैक्ट या कंसेप्ट तो जो अपनी जगह है क्लियर है, बट उसके एप्लीकेशन पे जोर रहता है और उसके सघन विश्लेषण पे जोर रहता है, जिसको अंग्रेजी में अगर बोलें तो एप्लीकेशन पर और इंटेंसिव एनालिसिस पे जोर देता है। जिस प्रतियोगी को बहुत फैक्ट या कंसेप्ट क्लियर भी है, लेकिन अगर उसके एप्लीकेशन को नहीं समझ रहा है, जैसे घर में माना ये कुर्सी है, एक फैक्ट है ना, और कंसेप्ट क्लियर है कि कोई आके इस पे बैठेगा, लेकिन इसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट और क्या हो सकता है, इस कुर्सी के होने से सिर्फ ये नहीं है कि एक फैक्ट है और यहां आकर कोई बैठेगा, मतलब किसी को बैठना हो तो उसके लिए एक कुर्सी है, बल्कि इसका अप्लाइड एस्पेक्ट ये है कि इसमें एक इकोनॉमिक कंडीशन भी है, एक बाजार भी है कि इसको खरीदने का एक इरादा बनाया गया, बाजार गए, इसके लिए पैसा खर्च किया गया, और फिर इस कमरे में कुछ वस्तुएं जो हैं अलग से दिखनी चाहिए, तो इस नाते भी इस कुर्सी की उपस्थिति, इस तरीके की थिंकिंग जो है ये सिविल सर्विसेज में होती है। पीसीएस में तो सिर्फ ये है कि कुर्सी रखी है, किसी को बैठना बैठ जाएगा, लेकिन इस कुर्सी का एक इंटेंसिव एनालिसिस अगर देखें तो ये कुर्सी केवल फैक्ट नहीं है और न बैठने का एक कंसेप्ट मात्र है। इसमें यही कुर्सी क्यों लाई गई, इस कलर की ही क्यों लाई गई, इसमें एक बाजार है, एक मन स्थिति है, एक मनोविज्ञान है, और इसका जो इफेक्टिव पार्ट है वह यह है कि आपको इस बात के लिए मलाल नहीं रहेगा कि हमारे पास ऐसी जरूरी चीजें नहीं हैं। आप कई चीजें घर में इसलिए नहीं लाते हैं कि वो उसकी बहुत जरूरत है, बल्कि आप इसलिए लाते हैं क्योंकि उसके नहीं होने पे आपको मलाल रहता है। उसके प्रेजेंस से आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है उसको रिकवर करता है वो। आप बाजार में पैसे लेके इसलिए नहीं जाते हैं कि सारे पैसे खर्च करने हैं, लेकिन आप पैसे इसलिए भी रखते हैं पैंट की जेब में या अपने पर्स में कि उससे आपको डिससेटिस्फेक्शन को रिकवरी मिलती है। तो सिविल सर्विसेज जो है ना, आपके दांवपेच को थोड़ा सा सघन समझना चाहता है। आपकी दुनियादारी में से कुछ हिस्सा जो है बहुत मायने रखने वाला देखना चाहता है कि कल ये अफसर बनेंगे तो इनकी क्या सोच होगी, कैसे नहीं किताब उताब पढ़ के लिख पढ़ दी इनको बना दो अफसर। ऐसा तो खैर संभव ही नहीं है सिविल सर्विसेज। दो खंड असल में आते हैं। जब हम लोग कभी एग्जाम दिया करते थे आज से 25 साल पहले, 2002 से पहले ले लीजिए, तब भी 22 साल हो ही जाता है।
तो 6-7 आते थे निबंध, तब एक ही लिखना होता था। ये निबंध का जो प्रश्न पत्र है सबसे पहले सिविल सर्विसेज में 1993 में आया। 1993 में पहली बार निबंध का पेपर आया था। इसके पहले निबंध नहीं हुआ करता था सिविल सर्विसेज में, और ऐसा सतीश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट पर आया था। सतीश चंद्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर सिविल सर्विसेज में पहली बार 1993 में निबंध का प्रश्न पत्र जोड़ा गया था। तो उस लिहाज से देखेंगे तो करीब 30 साल से ज्यादा यात्रा इसकी भी हो गई। तो हम लोगों का दौर तो थोड़ा उसके 2-1 साल बाद शुरू हो गया था परीक्षा का एज के हिसाब से, तो जो चला 5-6 साल 2002 तक। तो उस दौर में निबंध जो है 5-7 आते थे, मतलब 6-7 आते थे, इससे ज्यादा शायद नहीं होते थे। और निबंध 1.5 लाइन का, 1-1 लाइन का ही होता था, कोई ऐसे 2-1 शब्दों में नहीं होते थे। जैसे सत्य जिया जाता है, सत्य सिखाया नहीं जाता, तो ये आप समझ रहे ना। तो उस समय भी ये भी निबंध होते थे, सत्य जिया जाता है, सत्य सिखाया नहीं जाता। अभी हम जो निबंध पढ़ने, इसमें 8 निबंध हैं। अब पिछले देखेंगे जब से एग्जामिनेशन में चेंजेस आए, इन्होंने 2 सेक्शन क्रिएट किए हैं। 4-4 निबंध के 2 सेक्शन बनाते हैं, जिसमें 1000-1200 शब्द जो है लिखने के लिए बोलते हैं। असल में पहले जब शुरू में इन्होंने ये निबंध का सेक्शनाइज किया था ए बी के रूप में, तो ए में 4 निबंध रखते थे, बी में भी 4 निबंध। तो एक 800 शब्दों का निबंध होता था, एक 1200 शब्दों का लिखते थे वो। लेकिन अब देखता हूं सिर्फ लिखते हैं 1000-1200 शब्दों में कि ए और बी राइट 2 essays चूजिंग 1 topic from each of the section A and B is about 1000 to 1200 word each। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि 1000-1200 में दोनों कह दिया। अब एक 800 एक 1200 बोले 1000-1200 में लिखो। अब जैसे 1000 भी अगर आप देखें तो 2 निबंध लिखने के लिए 2000 शब्द हुए। तो उस टाइम भी हम लोग 2000 शब्द का ही निबंध, एक ही निबंध लिखना पड़ता था, तो उसमें थोड़ा बल ज्यादा पड़ता था। पहला निबंध इसमें जो दिया है कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं, थोड़ा इस पे चलते हैं हम लोग। जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। ठीक है ना। आपने देखे होंगे कि जो सिविलाइजेशन है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जब सड़कें समकोण पे काट रही थी, तो ऐसा नहीं था कि पेड़ नहीं थे, जंगल नहीं थे, लेकिन आपके पास पेड़ काटने का हथियार हो चुका था, यानी मजबूत एक हथियार, टिन और तांबा मिला के कांसा बना लिया था। उस दौर में लोहा तो नहीं जानकारी में है, तो तांबा जो है टिन और तांबा मिला देने से कांसा जो है ज्यादा थोड़ा मजबूत हुआ, तो आपने कुछ पेड़ और काटने में मदद मिली, तभी तो सड़कें समकोण पे काटी होंगी, है ना। नहीं तो अगर पेड़ काट ही नहीं पाते तो फिर सड़कें जिधर से जगह मिलता जिंग जंग ले जाते आप। तो ये कह रहा है कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते, तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जंगल ही रहा होगा, और जब सड़कें समकोण पे काटी है ना, तो फिर सभ्यता आ गई, जिसे इंडस सिविलाइजेशन आप कहते हैं। आज के सिविलाइजेशन को देखिए, जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, या जो कोई रेल की पटरी ले जाते हैं, कोई हाईवे ले जाते हैं, तो पेड़ काटते हैं कि नहीं काटते हैं? पेड़ इसलिए काट लेते हैं क्योंकि आप 1000 BC में अतरंजी खेड़ा यहीं जो है एटा में, यहीं पर आपको लोहा मिल गया था। ठीक है ना। तो जो लोहा आपने पाया हुआ है 3000 साल पहले, जो लोहा मिला आपको, वही लोहा आपको ये हाईवे बनाने में मदद कर रहा है। उसी का सरिया बनाइए, उसी का गाटर बनाइए, उसी से आपको मदद मिले। लोहा मिला ही नहीं होता तो ये व्यवस्था ही नहीं चलती। तो अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, पहले आप जंगल काटेंगे सभ्यता के लिए, अब बाद में सभ्यताएं क्या होती हैं, नष्ट होती हैं। और जब सभ्यताएं नष्ट होंगी तो क्या बनेगा, रेगिस्तान बनेगा। इस निबंध के भाव में ये वाला अर्थ को समाहित करके, मतलब देखो ऐसा होता है ना, निबंध को बिना बंधन के आप बात कहिए, जहां से आप कन्विंस कर सकें और खूबसूरती से अपने शब्दों का
ध्यान रख करके बखान कर पाए और एग्जामिनर के दिमाग में डाल दें कि यार देखो मैं बात अच्छी कह रहा हूँ, उठा के अपनी पेन से नंबर दे दे, आपका काम चल जाए, बस यही निबंध है। तो एक तो ये समझ गए होंगे इसके कंसेप्ट को। दूसरा कहता है कि भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। मेरी एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे जो किताब है, मैंने लिखा है भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक समसामयिक विवेचन। ये 2000 में कोरोना के टाइम में 2021 में आई थी ये किताब। तो उसमें हमने पहली लाइन लिखा है, जो आमुख लिखते हैं, जो थोड़े लेखक जो अपने उद्वेग लिखता है, तो हमने लिखा था कि आने वाली दुनिया को लोग इस आधार पे नहीं आंकेंगे, जैसे आने वाला समाज जो है, मेरा कहने का जो भाव है कि इस आधार पे नहीं आंका जाएगा कि आपके पास कार कितनी है, प्लॉट कितने हैं, मकान कितना है, आपकी पूंजी कितनी है। आने वाला समय में लोग इस आधार पर आपकी योग्यता का आकलन नहीं करेंगे, बल्कि आपकी योग्यता का आकलन इस आधार पर करेंगे कि आपके पास ज्ञान की पूंजी कितनी है। और ज्ञान की पूंजी का मतलब होता है कि मस्तिष्क का साम्राज्य। आप समझ गए ना बात को। तो अब अभी तक लोग क्या किए, जैसे अकबर आया तो अकबर ने राजपूताना जीत लिया, राजस्थान का गुजरात जीत लिया, और एक विशाल साम्राज्य जो भारत का था अपना हरा हरा करके कायम कर लिया। तो हम उसको विशाल साम्राज्य के लिए जानते हैं। तो भविष्य में लेकिन ये साम्राज्य को स्वीकृति नहीं है। जैसे बहुत सारे शराब के माफिया होंगे, 50 बीघा जमीन होगी, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये उस आशय को समझिए। कोई बिग बाजार वाला, आप कितने को जानते हैं, किसी ने बिग बाजार खोल रखा है, किसी ने सिनेमा हॉल खोल रखा है, कोई पलटन बाजार में 100 दुकानों का किराया आता होगा उसके पास, कोई ट्रांसपोर्ट का मालिक होगा जिसको 2-4 हजार गाड़ियां चलवाया होगा, उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति होगी। तो वो ये कह रहा है कि भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। अब मस्तिष्क किसके पास रहेगा? जो हृदय बदल देता है, जो घुटना बदल देता है, जो जिंदगी के हर कल पुर्जों को ठीक कर देता है। जो सुनीता विलियम्स है, क्या है उनके पास? कभी सुना आपने वाशिंगटन में उनका 1 बीघे का घर है? नहीं सुने होंगे आप। हाँ, कलाम साहब ने मस्तिष्क का ही तो साम्राज्य था उनके पास। एपीजे अब्दुल कलाम का अगर दुनिया में कोई जानेगा तो किस लिए जानेगा? कि उनके पास 100 पेट्रोल पंप थे। मस्तिष्क का ही साम्राज्य है वो। मुंशी प्रेमचंद क्या थे? वो भविष्य के साम्राज्य है। रामधारी दिनकर क्या है? भविष्य के साम्राज्य है। ये न्यूटन क्या है? भविष्य के ही साम्राज्य है। तो उनकी उस दुनिया में, उस दौर में जो उनकी परिभाषा थी वो तो साथ साथ पैरेलल है। लेकिन अब आने वाला दुनिया इतना ज्यादा पढ़ा लिखा, होशियार, चौकन्ना, समझदार होगा कि लोग ज्ञान की पूंजी नहीं होगा तो बाकी पूंजी को लोग बहुत ज्यादा आपको अहमियत देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो भविष्य का साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। आप समझ गए ना? बस इतना समझिए। अब अभी कोई आ जाए कहे कि ये साहब जो है पूरा देहरादून इन्हीं का है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, इनका देहरादून। पढ़े लिखे कितने हैं ये? नहीं नहीं, ये तो भगोड़े रहे स्कूल में, कक्षा 3 के बाद पढ़े ही नहीं। आप इस बात पे जाइए कि आदमी कुछ भी हो, शिक्षा में अपनी दखल से प्रेस्टिजियस महसूस करता है। दैट इज ज्ञान की पूंजी। ये क्वेश्चन वही है कि मस्तिष्क से के साम्राज्य होंगे। अब ये फार्म हाउस, ये सब आचा पाचा नहीं, मस्तिष्क के सामने, जिसके पास दिमाग। कलाम साहब कहां से कहां यात्रा किए, देश का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च पद। उनको प्लाट खरीदने का कभी इच्छा ही नहीं होगा। वो मस्तिष्क के साम्राज्य हैं। उनका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरे भारत के कतरे कतरे में फैला हुआ है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब थे ना, इनका भी तो साम्राज्य है ना भाई, प्रधानमंत्री के तौर पे। लेकिन ज्ञान की पूंजी के मामले में जो डिग्री वो जो दिखा रहे थे,
वो डिग्री इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें भी है कि हमको भी लोग एमए के तौर पर देखें। आप समझ गए कि नहीं? आप मेरी बात क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? अगर मार्क्स जो है सोशियोलॉजी में पीएचडी है, तो हम उसको सोशियोलॉजी में पीएचडी के लिए उतना नहीं जानते हैं, लेकिन अगर उसके कंसेप्ट में जाएं और उसकी जीवनी पढ़ें और पाएं कि वो पीएचडी भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये आदमी जो है उसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जो पढ़ाई लिखाई है कभी कभी हमारे रिकॉग्नाइजेशन के काम आता है। निबंध कैसे लिखेंगे आज आप सोच रही हैं ना, जब काम करेंगी तब 6 महीने के बाद आप कहेंगे लिख सकते हैं। यही तो भाई, जो नदी देख करके आदमी सोचता है हम कैसे पार करेंगे, तैरना सीखो, फिर जब तैरना सीख जाओगे तो एक दिन पार भी करोगे। तो किनारे बैठ करके तो हमेशा सूझ ही लगेगा ना कोई चीज। इसी बात का तो परीक्षा लेता है, इसीलिए वो कहता है कि प्री का फॉर्म भरो, फिर प्री दो, फिर मेन में आओ, साल भर तैयारी करो। इसी बात के लिए तो है कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है। हमसे कई लोग बोलते हैं कि हमको लिखना सिखा दीजिए, कैसे लिखा जाता है। सर ये कौन से ईयर का पेपर? अभी ये कल हुआ है पेपर, ये कल कल का एग्जाम का है, 20 सितंबर 2024। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है। हम जैसे हमसे कई लोग कहते हैं कि आप सर ये जो लिखते हैं कैसे लिखना सिखा सकते हैं? हम लिखना नहीं सिखा सकते, आप लिखिए, उसको अच्छा लिखना बता सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहा ना? आप जब लिखेंगे, जैसे आप आए मेरे पास कहें कि हमको लिखना सिखा दीजिए सर, तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है लिखना सिखाने का। आप लिखेंगे तो उसको अच्छा लिखना बता सकते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाएंगे तो उसमें हम बता सकते हैं कि और क्या करना चाहिए आपको, लेकिन आप कहिए हमको गाड़ी चलाना सिखा दीजिए, पहले आप गाड़ी चलाइए, स्टीयरिंग पे संभालिए तो सही, तब देखूंगा कि आप क्या 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 कर रहे हैं, उसी में करेक्शन करेंगे। तो लिखना ना हमने किसी से सीखा, ना लिखने का कोई सिद्धांत हमारे पास। तो वैसे ही अगर देखें तो प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। अगर आप जैसे वो मेयो ने क्या कहा है कि एक सेटिस्फाई जो व्यक्ति होता है वो अच्छा उत्पादक होता है। ध्यान देना इस बात को, एक सेटिस्फाई पर्सन अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है। और टेलर ने कहा कि अच्छा जो उत्पादक को अगर पैसा दे दिया जाए, एक व्यक्ति सुबह, ठीक है, एक व्यक्ति मॉर्निंग में, यहां आ जाओ यार, मॉर्निंग में एक व्यक्ति आया है ना, और वो खुश है, तो क्या देगा? उत्पादन अच्छा देगा, ठीक है। व्यक्ति खुश क्यों है? क्योंकि मानव संबंध उसका अच्छा है। जानते हैं आपके दुख का आधा कारण तो आपके मिलने जुलने वाले ही रहते हैं, आपको पता है कि नहीं? शायद आधा नहीं ज्यादा, ऐसी रिसर्च करेंगे तो आधा नहीं ज्यादा मिलेंगे। हमारे सगे संबंधी है हमारे दुख के कारण है, ठीक है। मानव संबंध अगर अच्छा है तो हम क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। आ खुशी से खुदकुशी कर लें, उत्पादन दे दें। यहां मेयो काम कर रहा है। टेलर कहता है कि अगर इस व्यक्ति को शाम को आपने 500 रुपया दे दिया, जो इसकी कीमत है काम की, अब क्या होगा? ये अब ये खुश होगा,
ये कब खुश हुआ? जब इसको दिहाड़ी मिल गई। यहां कब खुश था? जब रिलेशन अच्छा था। रिलेशन अच्छा है तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, और दिहाड़ी मिलेगी तो आगे क्या करेगा? वो कल के लिए फिर तैयार रहेगा। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में भी प्रोडक्शन है, और काम करने के बाद दिहाड़ी में भी प्रोडक्शन है। तो प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है। अगर आदमी ये समझ जाए कि प्रसन्नता ही मार्ग है, अब प्रसन्न रहने के लिए रिलेशन और श्रम की कीमत मिलती रहे। तो टेलर ने श्रम की कीमत से खुशी दिखाई, और मैं उन्हें संबंधों से, क्योंकि हम मानव एक सामाजिक प्राणी है, रोज संबंधों में जीता है, खाता है, रहता है, सब कुछ उसी में रहता है। अगर किसी से आप ही का झगड़ा हो जाए, मुंह लटका रहेगा दोपहर तक, किसी काम में मन नहीं लगेगा। सवेरे आप बिस्तर से उठें और आपका मन नाराज हो, नाखुश हो, और शाम को किसी का झगड़ा हुआ हो, तो जागने के बाद उसका प्रभाव फिर आपके सर पे चढ़ा रहता है ना? अब उस मन से जाएंगे 9 बजे से कहीं काम करने, तो प्रोडक्शन मिलेगा? प्रॉब्लम क्या था? एल्टन मेयो का रिलेशन थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। क्यों? क्योंकि आदमी एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है ना? तो समाज में जो संबंध होते हैं वो भी एक सामाजिक पूंजी ही है, और ये आर्थिक पूंजी है। इसीलिए देखे होंगे कि अमीर आदमी के पास पैसा तो है, आर्थिक पूंजी है, लेकिन अगर सामाजिक पूंजी में पिछड़ जाता है, तब भी वो 10 मंजिला से छलांग लगा देता है। और आपने देखे होंगे कि बहुत आदमी जो है सामाजिक पूंजी में जो पिछड़ा, छलांग लगा दिया, ये सामाजिक पूंजी में हो सकता है बेहतर हो, लेकिन आर्थिक पूंजी में बहुत ज्यादा खराब हालात हो, तब भी ये नौबत पैदा हो सकती है। यानी कि हमें अति दोनों में नहीं चाहिए। केवल हम सामाजिक पूंजी नहीं चाहिए हमको, और केवल आर्थिक पूंजी नहीं चाहिए, बीच का संतुलन चाहिए। तो बीच का संतुलन ही क्या है? प्रसन्नता का मार्ग है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, संतुलन ही प्रसन्नता का मार्ग है। अगर मुझे लिखना होता तो मैं इसी नैरेटिव पे लिखते इसको, प्रसन्नता ही। और प्रसन्न व्यक्ति कब होता है? आप पढ़ रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, आप संबंधों में भी संतुलन है, सब कुछ पर्याप्त रूप से चल रहा। अति करके देखिए आप ना, तो मुश्किल है। आगे कहता है, प्रश्न पूछने वाली ही विज्ञान, प्रश्न पूछने वाली ही विज्ञान का सच्चा, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। हम हमेशा कहते हैं कि एक अच्छा प्रश्न जो होता है, एक प्रश्न जो है, हमें संबोधन के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। हमारे जिंदगी में अगर सवाल हो ही ना, तो हम मनोवैज्ञानिक रूप से संबोधन के लिए स्वयं को तैयार ही नहीं करेंगे, ठीक है? न्यूटन के सामने अगर सेब जो है जमीन पे गिरा, तो उसके मन में एक प्रश्न ही कौंधा था, और स्वयं से एक प्रश्न ही पूछा था, और यही सच्चा विज्ञान था। जेम्स वाट जब स्कूल नहीं गया, और उसकी चाची खाना बना रही थी, और डेगची का ढक्कन बार बार भाप से उठ बैठ रहा था, वही देख रहा था ना, तो उसके मन में एक प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वही सच्चा विज्ञान था। प्रश्न चाहे स्वयं में हो या कहीं से आए, अगर आपको संबोधन के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर रहा है, तो विज्ञान के आप सच्चे सिपाही हैं। ठीक है?
तो कुछ इस तरीके का निबंध का ये सोच है, मतलब थोड़ा अगर दायरा आप अगर लिखें तो, बाकी सब अपने अपने हिसाब से सोचेंगे, लेकिन अगर आप लॉजिकली और साइंटिफिक नहीं सोचेंगे तो एग्जामिनर आपसे कन्विंस नहीं होगा ना, कुछ भी उलझुल थोड़ी बोल देंगे। ये सेक्शन ए खत्म हो जाता है। बी सेक्शन में भी 4 निबंध हैं। सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। प्रश्न पहले समझ गए हैं कि नहीं? सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है। क्या छूटने का डर पैदा कर रहा है? आ? सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। आपने सोशल मीडिया पर, आप चाहे फेसबुक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम, XYZ, आप अगर आप उसको देखते हैं, अपने दिल पर हाथ रख करके स्वयं से सवाल कीजिए कि आप रोज एक नए अनसेटिस्फेक्शन से जूझते हैं कि नहीं। कोई गोवा घूम रहा है, कोई दुबई में गया है, कोई हांगकांग गया है, कोई होटल में बर्थडे मना रहा है, कोई बड़ी सी कार का फोटो खींच के डाल रहा है, कोई मॉल में घूम रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है XYZ, है ना? तो वह क्या है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ चीज हमसे छूट रही है? आपको ऐसा लगता है? आपको यह एहसास देता है ना कि कुछ चीज तो हमसे भी छूट रही है। सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है। आप तो अपना बर्थडे ही नहीं मनाते, आप तो गोवा गए ही नहीं आज तक, आप तो के पास तो ऐसी कोई चीजें दिखती नहीं है, आपको छूटने का डर पैदा हो रहा है ना, जिसके कारण क्या आएगा? लिख तो रहा अवसाद। अगली कड़ी में क्या आने वाला है? हाँ, यही सब तो आएगा ना। डिप्रेशन आएगा, अकेलापन आएगा, सुबह उठेंगे स्वयं से नाराज रहेंगे, दिन तक आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं रहेगी, बुझे बुझे से घूमते रहेंगे, जबकि आपने ऐसा कुछ देश का बिगाड़ा भी नहीं है, दुनिया का कुछ लूटा भी नहीं है। मैं इसीलिए बोलता रहता हूं कि ये जो ये जो मोबाइल फोन है, फोन नहीं है, ये बम है। ये बम है हमारी बर्बादी का। आपको अगर अभी भी ये लगता है कि मोबाइल रखने के कारण लोग IAS बन रहे हैं, तो आप अभी भी समझदारी के पायदान पे 10वें 20वें नंबर पर हैं। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि मोबाइल हमारे करियर, हमारी लाइफ या हमारे कई ऐसी जरूरी पक्षों में एक रुकावट है, तो आप समझदारी में पहले पायदान पर हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप 1 साल मोबाइल को बंद कर दें, छोड़ दें मोबाइल को, मोबाइल रखें ही ना अपने पास, ये वाला चित्र उत्र दिखने वाला रख लीजिए, 1000-1200 का नोकिया वोकिया बात करने के लिए रख लीजिए। उसमें तो जब फोन आएगा तब आएगा, और जब आपको करना है तब आएंगे। उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं है उतना, क्योंकि आएगा तो घंटी बजेगा, किसी को करना है तो आपको करना। डिस्ट्रैक्शन नहीं है कि किसी का व्हाट्सएप आया होगा, इंस्टाग्राम देख लूं, फेसबुक देख लूं, व्हाट्सएप देख लूं, ये सब वाला डिस्ट्रैक्शन नहीं है उसमें। अगर आप 1 साल को अपने से, अपनी जिंदगी से मोबाइल को जुदा कर दीजिए, और 1 साल बाद आप अपनी सेहत और अपने करियर में ना छलांग लगा लिया, तो मेरा नाम बदल देना आप। प्रश्न ही सच्चा विज्ञान है। आपके पास तो प्रश्न आते ही नहीं है ना, आपके पास तो छूटने का डर आता है।
प्रश्न ही नहीं आता है। कभी आपके सामने ये प्रश्न आता ही नहीं है कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर 10 साल बाद हम क्या करते रहेंगे। अब पढ़ाई के लिए प्रेरित करेंगे। आपको तो लगता है कि मेरा दोस्त तो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, 60-70 हजार 1 लाख रुपया पाता, हम तो यार अभी यहीं घूम रहे हैं। ये वाला प्रश्न पैदा हो रहा है आपके सामने, क्योंकि फोटो डालता है बंगलौर से। आपको मैं फिर एक आगाह कर रहा हूं, आप दुनिया में कौन क्या कर रहा है इससे ऊपर उठ जाइए। आप दुनिया में आप ही बाद में उठे दिखेंगे। जब कोरोना काल आया था ना बच्चा, तो कोरोना काल में छुट्टियां हो गई, सब बंद था। बहुत सारे लोग रसोई में खाना बनाने लगे, रील बनाने लगे, घर चमकाने लगे। पुरुषों की बात कर रहे हैं। पत्नी के साथ घर में हाथ बटाने लगे होंगे, जो खाली पीली हो गए, जिनका कोई ऐसा खास काम नहीं था। मुर्गा खा रहे होंगे, मटन चिकन चल रहा होगा, मतलब अच्छा खासा आयसबाजी चली होगी, कम ज्यादा आर्थिकी के हिसाब से। हमें लगा कि यार ये नया कुछ करने का मौका है। मैंने 2 किताबें लिखी। कहीं जाना नहीं है, खाली पीली है, बीमारी का डर है, तो हमने 2 किताबें लिखी। हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ा? भाई कोरोना वोरोना तो हमको भी हो गया था, लेकिन कोरोना कितना भाई बच गए किसी तरह, अपना हो गया था तो होगा तो था ही। लेकिन वो किताब लिखा। तो आप अपने टाइम को कैसा, किस दिशा में लेके जा, आपके पास प्रश्न आना चाहिए ना। आपके पास प्रश्न क्या आया कि यार सारी दुनिया में तो सब बंदी है, अब तो कुछ होना नहीं। ये प्रश्न आया तो आपने भी कुछ नहीं किया। आपके सामने अगर ये प्रश्न आए कि सब कुछ बंद है, लेकिन हमें अब इस मौके पे ये काम कर लेना चाहिए, तो प्रश्न तो आप पैदा ही नहीं कर रहे हैं ना। आपको फोन प्रश्न पैदा ही नहीं करने देता है। और इतनी आदत खराब है, इतनी आदत खराब है, इतनी आदत खराब है, इतनी आदत खराब है कि आप 10 मिनट के अंदर 3 बार आपका हाथ फोन पे जाता ही जाता है। मैं आपको बहुत आसानी से बता दूं कि फोन हमारे इंटेलेक्चुअल माइंड को खत्म कर रहा है, और जो अवसर आने वाली पीढ़ियां लेना चाहती उनको भी नष्ट कर रहा है। सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है। किसी को लगता है कि मेरी नौकरी छूट रही है, किसी को लगता है समाज छूट रहा है, किसी को लगता है गोवा छूट रहा है, किसी को लगता है बर्थडे मनाना छूट रहा है, किसी को लगता है मेरे जूते कपड़े कम हैं, ये सब कमजोर हो रहे हैं। सब कुछ क्योंकि सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है अवसाद परोसने का कि सब कुछ छूटता दिखता है। और आप कभी इस बात का एग्जाम्पल इस बात से लगा सकते हैं कि 19-20 साल के बच्चे जो यूट्यूबर हैं, जिनके जो भी काम करते हैं उनसे उनकी कम ज्यादा जो कमाई होती होगी, जो उनके लाइक कमेंट्स होते हैं, उसमें गिरावट के कारण भी वो आत्महत्या कर रहे हैं। आप समझे ना। आप कहीं स्नान करने जाते हैं, किसी ताल तलैया में जाते हैं, किसी नदी में, पहाड़ कहीं जाते हैं, रिस्क गेम खेलते हैं कि ये लोगों को मुझे दिखाना है, क्योंकि जो छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, और जान चली जाती है। कुल मिलाकर लब्बो लुआब इसका यही है, इस निबंध का। आगे का निबंध देखते हैं। लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए
उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। क्वेश्चन का मतलब समझो पहले। लगभग सभी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना, सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों, यानी कि कोई भी एंटी कोई नियरली ऑल मेन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द करेक्टर गिव हिम पावर। लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। क्योंकि जब व्यक्ति ताकतवर बनता है, जब व्यक्ति सत्ताधारी बनता है, जब व्यक्ति मजबूत बनता है, तब उसके असली चरित्र का परीक्षण होता है। बाकी लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। आप समझे ना? समझ गए क्वेश्चन? कि किसी व्यक्ति की, जैसे कोई, आप कल आईएएस बन जाइए, आज तो आप दूसरों के लिए थोड़े सहयोगी, अच्छी सोच, यार माता पिता की कद्र करना चाहिए, रिश्तों को बचा के रखना चाहिए, है ना, जो सगे संबंधी हैं या जो और भी XYZ वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा देते हैं। उत्तर प्रदेश की एसडीएम कौन महिला थी? ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य का हस्बैंड एक सी ग्रेड या डी ग्रेड की नौकरी करता था, डी ग्रेड के सफाई कर्मचारी समथिंग जो भी था। तब वो लड़की बेरोजगार थी, शादी हो चुकी थी उनकी। लेकिन जैसा तथ्यों से आया है कि वह उसको अपनी सैलरी से, सुविधा से, एक पति होने के नाते जैसा ड्यूटी बनता था उसको उसने पढ़ाया लिखाया, वो एसडीएम बन गई। एसडीएम बनने के बाद उसे क्या मिली? शक्ति मिली। हालांकि एसडीएम एक लीगल पावर हो गया, तो सत्ता हो गया एक प्रकार से। जिस शक्ति को लीगलिटी मिल जाए वो अथॉरिटी बन जाती है, ठीक है ना। तो उसके पास एक लीगलिटी, एक एसडीएम बन गई, पावर आ गया। लेकिन उस पावर से अब उसके असली करेक्टर का अब पता चलेगा कि फोर्थ ग्रेड पति को अब अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर रही है। जो तूफान मचा था, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कम ज्यादा किसी और रूप में मिल जाएंगे। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आ रहा? कुछ समझ में? आपने कभी गौर किया होगा ना कि कोई भी वाइड एस्पेक्ट का कोई भी संदर्भ होता है ना, उसके बड़े नाजुक पक्षों से उसकी संलग्नता देखने को मिलती है। व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। न्यूटन ने नियम बनाया, वो क्या था? एक व्यापक विचार। लेकिन गाड़ी रुकी है, वो तब तक रुकी रहेगी जब तक उसको बाहर फोर्स नहीं दिया। कितना साधारण सा लगता है, क्यों? आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया कि लकड़ी पानी में तैरती रहती है। लकड़ी तो पानी में तब भी तैरती थी जब आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं आया था। कितनी साधारण सी बात थी, लेकिन वह व्यापक, क्या कह रहा है? व्यापक परिणाम वाले सभी विचार। उन्हीं सब थ्योरीज ने तो बड़े बड़े पुल बनाए होंगे। जेम्स वाट ने क्या किया? आप अगर देखेंगे तो डेक्ची का ढक्कन ही उठा था, लेकिन इतना देखेंगे तो रेलगाड़ी चलती थी उससे। विचार कितना व्यापक था, लेकिन वो हमेशा साधारण ही देते हैं उदाहरण। क्या? डेक्ची का ढक्कन उठ रहा था, यही देखा। बड़ी साधारण सी बात है। तो व्यापक विचार वाले सारे परिणाम क्या होते हैं? हमेशा साधारण ही होते हैं। जुकरबर्गवा को देखिए, इतना बड़ा फेसबुक चलाता है, टी शर्ट पहन घूमता रहता है, बड़ा साधारण सा दिखेगा,
राहुल गांधी इतना बड़ा नेता है, टी शर्ट पहन घूमता रहता है, बड़ा साधारण सा दिखता है। अंबानी साहब हैं, इतने बड़े रईस आदमी हैं, वो पैंट शर्ट पहन घूमते रहते हैं। उनके लड़कों को देखिए, अनंत अंबानी, अंबानी को मैंने काफी सुना इधर बीच, जब से उसका चल रहा था शादी ब्याह का, उसकी बातों से भी लगता है बड़ा डाउन टू अर्थ है ये लोग, है ना। गलत होने की कीमत न करने की कीमत से कम है। नहीं समझे? गलत होने की कीमत न करने की कीमत से कम है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आप कुछ कर रहे हैं, तो कुछ करेंगे तभी तो गलत करेंगे, और अगर कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उससे कम कीमत चुका रहे हैं। कुछ नहीं करना ज्यादा बड़ी घाटा है, इसका भाव ये है। आप समझे ना? जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं यह कम गलत है, बजाय इसके कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। माना कोई दौड़ में दौड़ रहा है, लेकिन वो अच्छा धावक नहीं है, लेकिन खड़े रहने से वो कम गलत है। आप समझे ना? तो गलत होने की कीमत न करने की कीमत से कम है। आपने किसी से कहा कि भैया हमको 5,000 रुपया चाहिए, आपने मना कर दिया कि मेरे पास यार पैसा ही नहीं है, यह ज्यादा गलत है बजाय इसके कि 500 रुपये दे दीजिए, वो कम गलत होगा। परीक्षा में फेल होना उतना गलत नहीं है जितना कि परीक्षा में नहीं बैठना, ये कह रहा है ये। ठीक है, तो ये निबंध था 8।